ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपके एंड पे पढ़ाई मस्त चल रही है, रिवीजन आपके एंड पे हो रहा है एंड दीज रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू टू रिवाइज द एंटायर कंटेंट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड स्मूदर रिवीजन आपके एंड पे चल रहा है सर। सर यू आर मेंटरिंग योर कॉन्फिडेंस। माहौल के साथ हम पढ़ते हैं सर। देखिए सर, सबसे पहले कस्टम शुरू करने से पहले देखिए क्या लिखा है, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ सर? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? याद आ रहा होगा, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है माहौल के साथ। आइए सरकार हम देखते हैं चैप्टर नंबर 25 सर। दे रखा है डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले सर कुछ डेफिनेशन सेलेक्ट दे रखी है सर। यहां हम देखते हैं सबसे पहले इंडिया की डेफिनेशन। सर आपको पता है इंडिया मींस फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट, इंडिया मींस लैंड मास इंडिया का जो मैप बना हुआ वो, प्लस सर इंडिया भारत हिंदुस्तान फ्रॉम सी शोर 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ, पर इसमें फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल जिसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। सर सारे कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजंस इंडियन कस्टम्स एक्ट इंडियन टेरिटोरियल वाटर पे अप्लाई होते हैं, पर आगे के जो 188 नॉटिकल माइल्स है इसको बोलते हैं इंडियन कस्टम्स वाटर एंड सर इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोलते हैं। सर यहां पर ये 188 नॉटिकल माइल्स, इसके नीचे का सर सी बेड एंड ऊपर का आसमान ये भी हिंदुस्तान का है, पर सरकार ध्यान देना यहाँ पे कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन अप्लाई हियर। मतलब अगर कोई ऑफेंस करके अगर उस एरिया के अंदर उस 188 नॉटिकल माइल्स में अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उन ऑफेंडिंग गुड्स पे ही सर वहां पे पेनल्टी प्रोविजंस, अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजंस वहां अट्रैक्ट होते हैं। अदरवाइज उस 188 नॉटिकल माइल्स में कस्टम्स एक्ट के नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। हाँ, उस 188 नॉटिकल माइल्स में जो डेजिग्नेटेड एरियाज है और जो ऑयल रिग्स इंस्टॉल हुई है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन प्रोस्पेक्टिंग ऑफ व्हाट नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल, सर वो ही इंडिया की डेफिनेशन में आते हैं। मतलब अगर कोई ऑयल रिग वहां पे इंस्टॉल करी हुई है 188 नॉटिकल माइल में तो वो इंडिया का पार्ट है। मतलब वहां पे कोई गुड्स आपने सर लैंड मास से भेजा तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, वहां से कोई गुड्स लैंड मास लेके आया तो इंपोर्ट नहीं होगा, पर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स उस ऑयल रिग पे लेके आया तो वो इंपोर्ट होगा। आउट ऑफ इंडिया अगर आपने उस ऑयल रिग से कोई गुड्स बाहर भेजा है तो वो एक्सपोर्ट होगा। क्लियर, डन। तो ये इंप्लीकेशन है सर इंडिया की डेफिनेशन के। आइए सर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहला सेक्शन नंबर 3 लेवी ऑफ एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। सर सुनना बच्चों ध्यान से, सेक्शन नंबर 3 में जो ड्यूटीज दे रखी वो चार्ज क्रेडिट टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्साइज, सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स एंड अदर टैक्सेस। सबसे पहला सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 हम पढ़ लेते हैं बच्चों। सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, एडिशन कस्टम ड्यूटी। सर दिस इज चार्ज टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी बिंग चार्ज इन इंडिया ऑन द सेम गुड्स। सर इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम के साथ में क्या लगता है बच्चों? आईजीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। अच्छा ध्यान देना, अगर कोई गुड्स आपने डोमेस्टिक मार्केट से एसईजेड सप्लाई किया उसको बोलते हैं क्या? जीरो रेट सप्लाई। अगर इसलिए वही गुड्स अगर एसईजेड ने ये गुड्स इंपोर्ट कर ली तो ऐसे केस में अगर ऑथराइज ऑपरेशन के लिए गुड्स इंपोर्ट करी तो उस पर आईजीएसटी क्या कर दिया? डायरेक्टली एग्जाम कर दिया, कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सर कहा गया भाई पेज? हाँ जी, ओके सर एक सेकंड ना, ओके सर सुनना। तो सरकार ऐसे केस में अगर आपने कोई गुड्स अगर डायरेक्टली एसईजेड ने कोई गुड्स डायरेक्टली इंपोर्ट किया तो उस पर भी कस्टम्स उस पर भी 37 नहीं लगेगा, क्योंकि वही गुड्स डोमेस्टिक मार्केट सप्लाई होते हैं तो उस पर भी आईजीएसटी क्या था, एक तरह से टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो जीरो रेट सप्लाई होता है बेटा। क्लियर, डन। अच्छा अब बात आती है किस वैल्यू पर लगेगा 37? सर 38 और 38 विच एवर इज हायर, जो वैल्यू आएगी उस पर लगेगा 37। अब 38 बोलता है क्या सर वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट, जो वैल्यू ऑफ गुड्स होगी फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। क्लियर, प्लस एनी अदर टैक्स एनी अदर सेस पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, फॉर एग्जांपल सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये सब ऐड कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे लगेगा, वो होगा क्या? वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8। क्लियर, वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8 ए क्या होता है? अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टमर वेयर हाउस में स्टोर करवाया और वो वेयर हाउस में गुड्स आपने किसी को बेचा,
जैसे कि इसमें सर जितने में बेचा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 है, और अगर वो गुड्स मैंने आपको बेचा आपने किसी और को बेचा तो जो कस्टम क्लियरेंस होने से पहले लास्ट वेयर हाउस में जो लास्ट सेल हुआ था दैट विल बी टेकन एज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A। अब 3(8) की जो वैल्यू थी, जो वैल्यू इस पर कस्टम्स एक्ट थी प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम्स ऐड किए थे प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह ऐड किया था, प्लस सर उसको कंपेयर करेंगे किससे 3(8)A की वैल्यू से, विच एवर इज हायर जो आएगा उस पर लगेगा 3(7), और जिस वैल्यू पे 3(7) लगता है उसी वैल्यू पे क्या लगता है सर 3(9) लगता है, मतलब 3(10) और 3(10)A विच एवर इज हायर। एब्सोल्युटली वही प्रोविजन से जो हमने पढ़े थे सर अभी 3(7) के लिए बेटा, हाँ है ना भाई। सर अब आता है क्या 3(9), सर 3(9) किस अमाउंट लगता है बच्चों, सरकार सुनो ध्यान से 3(9), सर 3(9) क्या होता है सर, अगर किसी गुड्स के डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने के लिए उन्हीं गुड्स के इंपोर्ट पर सर एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(9) लगाया गया। ये किस वैल्यू पे लगेगा 3(10) और 3(10) विच एवर इज हायर, जो हमने आईजीएसटी के लिए पढ़ा वही एब्सोल्युटली पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर, डन। अब सर आइए ना, अब एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3(1), सर 3(1) क्या होता है बेटा, सर ये चार्ज होता है क्या सर एडिशनल कस्टम ड्यूटी टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स in respect of central excise duty being charged in India, there are still some goods जिसके प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी अंडर सेक्शन 3(1) लगाया गया है। क्लियर सर। अब सिंस इंडिया के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा इसलिए आपके लिए केवल एक इंट्रोडक्टरी इतना ही दिया है बेटा। सेम वे 3(3) सर अगर किसी गुड्स पर एक्साइज एग्जम्प्टेड है पर उसके इनपुट स्टेज पर एक्साइज या सर्विस टैक्स लगा हुआ है तो उस इनपुट स्टेज पे एक्साइज और सर्विस टैक्स को इक्वलाइज करने के लिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी कुछ गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, वो अंडर सेक्शन 3(3) होता है। सर अगेन इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है इसलिए छोटा सा पैराग्राफ आपके कोर्स में दिया है। अब आइए 3(5), सर ये है क्या SAD special addition duty under section 3(5) of the custom tariff act. This is charged to equalize the weight, CST or other local taxes under charged in India on the same goods if those are sold in India. Since again sir there are only few goods जैसे पेट्रोलियम वगैरह गुड्स है जिन पे वेट CST लगता है इसलिए 3(5) अभी भी नहीं हटा है, और 3(5) अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है जिस पर सर डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने पे वेट CST या अदर लोकल टैक्स लगता है तो यह भी लगेगा CVD ग्रेड फिक्स सॉरी CVD नहीं SAD स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5) विच इज सर फिक्स रेट होती है इसकी कितनी 4% बेटा, हाँ है ना भाई। दिस इज चार्ज टू इक्वलाइज द वेट और CST और अदर लोकल टैक्सेस इन इंडिया। क्लियर। अच्छा जिन गुड्स पर सर वेट एक्साइज वगैरह लगता ही नहीं है उन गुड्स पे 3(1), 3(5), 3(3) नहीं लगेगा बच्चों। क्लियर। जिन पे GST लगता है उस पर 3(7) लगेगा, जिस पे GST कंपोजिशन लगता है उस पर 3(9) लगेगा बच्चों। भारत माता की जय। आइए सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, अगर कोई गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट पर जो कस्टम लगता है उस इंपोर्ट के कस्टम ड्यूटी का 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। एक अलग से फंड बनाया गया सो दैट सर देश के अंदर सर ये फंड काम आएगा किसके लिए, टू प्रोवाइड एंड फाइनेंस एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। पर ये ड्यूटी जो लगता है ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है ये कस्टम ड्यूटी का लगता है सर वैल्यू पे नहीं लगता है बेटा। अच्छा कस्टम ड्यूटी अगर एग्जम्प्ट है तो ये भी सर 0 का 10% कितना होगा 0 ही होगा बच्चों, हाँ है ना भाई, ये सर्कुलर था यहाँ पे। क्लियर। अगर कस्टम नहीं लगता तो ये भी ऑब्वियसली नहीं लगेगा, कस्टम्स का 10% होता है, कस्टम नहीं तो ये भी नहीं बेटा। क्लियर। कोई नोशनल कस्टम वैल्यू मान के उस पर मत लगा देना ये, हाँ पर देना सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी का ही लगता है। क्यों बताया मैंने ये बात, क्योंकि इन फॉलोइंग ड्यूटीज पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। किस पर, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, 3(7), 3(9), काउंटर बिलिंग ड्यूटी सर एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज खुद पे नहीं लगता बच्चों। तो इसके अलावा बचा क्या है आपका प्रोटेक्टिव ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस पे लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके ये लग जाएगा, उसके बाद लगता है टोटल अमाउंट जो आएगा उस पे लगेगा क्या 3(7) और उसी पे लगता है 3(9) बच्चों। क्लियर, डन। अच्छा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं नॉलेज के लिए आपको बुक में दे रखा है, अदरवाइज आपके सिलेबस में ये नहीं आता है प्रैक्टिकली एग्जाम पर्पज के लिए। आइए प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सरकार ध्यान देना बड़ा, अगर टैरिफ कमीशन को लगता है कि बल्क में इंपोर्ट हुए जा रहा है और डोमेस्टिक मार्केट को हैम्पर करने वाला है तो ऐसे केस में टैरिफ कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर ये एक एडिशनल ड्यूटी चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इसको शेड्यूल 1 में ही इंसर्ट कर देते हैं एंड सर दिस इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो ड्यूटी लगती है उसके साथ में इसको भी लगा देते हैं बेटा, और पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ में इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव ड्यूटी। अच्छा एक बात और ध्यान देना बेटा, मैं आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज में बताया था, वापस इन्फोर्स देता हूँ। सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10%, ये जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उसी पे लगता है। अगर कोई गुड्स आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करो तो वहां पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, अगर कस्टम लगता तो कस्टम लग जाएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा बेटा। आइए बच्चों आ रहा है क्या, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई सेफगार्ड मेजर्स। अगर
ध्यान देना, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस है कि सर बल्क में इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हुए जा रहा है और डोमेस्टिक मार्केट उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट को हैम्पर हो रहा है या हैम्पर होने वाला है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहे तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सर सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर सकता है। अब सेफगार्ड मेजर्स इंपोर्ट करने के लिए सर क्या क्या मेजर्स है गवर्नमेंट के, सबसे पहली बात वो सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं, या फिर सर एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा। एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा क्या होता है बच्चों, सर गवर्नमेंट क्या करेगा, एक क्वांटिटी अलाउ कर देगा कि इतना क्वांटिटी अगर इस पर्टिकुलर कंट्री से आ रहा है तो नॉर्मल कस्टम की रेट लगेगी, उस पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। पर अगर उस क्वांटिटी से अबव उस कंट्री से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो ऐसे केस में हम सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज कर देंगे। क्लियर सर, तो मतलब नॉर्मल अगर इंपोर्ट हो रहा है तो रिड्यूस रेट ऑफ कस्टम से कस्टम लगेगा, पर ओवर एंड अबव सर उस क्वांटिटी से अबव अगर कोई गुड्स इंपोर्ट होता तो ऐसे केस में टैरिफ रेट कोटा मतलब एक्सेस गवर्नमेंट क्या करेगा, उस एक्सेस क्वांटिटी पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगा। क्लियर, अदर मेजर्स जो गवर्नमेंट चाहे वो भी ले सकता है गवर्नमेंट। ओके, पर अगर यही गुड्स आपने इंपोर्ट किया किससे, किसी डेवलपिंग कंट्री से, कहां से इंपोर्ट किया बेटा, डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया, तो ऐसे केस में सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाए जाएंगे। ध्यान देना बेटा। सर इसका क्वेश्चन एग्जाम में कभी बार 2 बार बना हुआ बेटा, ध्यान देना बेटा। अगर डेवलपिंग कंट्री से आपने इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में हम सेफगार्ड मेजर्स इंपोज नहीं करेंगे, पर ध्यान देना बेटा सर ईच डेवलपिंग कंट्री का लिमिट दे दिया 3%। सर अगर टोटल इंपोर्ट का अप टू 3% इंपोर्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री से तो हम सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाएंगे, पर अगर मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है तो ईच अप टू 3%, टोटल अप टू 9% तक का इंपोर्ट है तो हम सेफगार्ड चार्ज नहीं करेंगे, सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाएंगे, अदरवाइज सेफगार्ड मेजर्स लगा देंगे। जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री से, जो डेवलपिंग कंट्री वहां से अगर 4% इंपोर्ट हो रहा है, टोटल इंपोर्ट का 4% इंपोर्ट हो रहा है तो पूरे 4% पर सेफगार्ड मेजर्स चार्ज कर दिया जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा ये बात, क्वेश्चन आया हुआ वैल्यूएशन में आपने क्वेश्चन किया हुआ बेटा। अच्छा नेक्स्ट, अगर 100% ईओयू या यूनिट इन एसईजेड ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो ऐसे केस में हम सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाएंगे इस पे, अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल। अगर स्पेसिफिकली लिख दिया कि नहीं यहाँ पे तो लगाना है तो बात अलग है, अदरवाइज हम सेफगार्ड मेजर्स चार्ज नहीं करेंगे। प्लस सर ईओयू या एसईजेड की यूनिट ने क्या किया, वो गुड्स को बनाया, इंपोर्ट किया, सर उन गुड्स को इंपोर्ट किया, उन गुड्स से आउटपुट गुड्स जो बने उनको अगर डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांसफर कर दिया, उनको अगर डीटीए मार्केट में बेच दिया तो ऐसे केस में अब हम सेफगार्ड मेजर्स लगा देंगे, अदरवाइज सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाएंगे। क्लियर, प्रोविजनल असेसमेंट बोलता है क्या, सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि सर सेफगार्ड मेजर्स इंपोज करने से पहले अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सर थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, नहीं तो इसलिए गवर्नमेंट पहले क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करता है कि सही में सेफगार्ड मेजर्स की जरूरत है कि नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट एक बार प्रोविजनल बेस पर सेफगार्ड मेजर्स लगा सकता है। बट दिस प्रोविजनल लेवी कैन नॉट बी फॉर मोर देन 200 डेज, मतलब 200 दिन तक सेफगार्ड मेजर्स प्रोविजनल बेस पर लग सकता है। 200 दिन में कंफर्म करना ही पड़ेगा कि सेफगार्ड मेजर लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर ये डिसाइड हुआ कि सेफगार्ड मेजर नहीं लगाना है तो हटा देंगे, अगर डिसाइड हुआ कि लगाना है तो इट विल बी कंटिन्यूड बेटा। अच्छा, एक बार सेफगार्ड मेजर लगा दिए तो दिस कैन बी imposed for 4 years maximum per year. Further extension can be given by the central government but not for more than सर 6 more years, मतलब 4 + 6 टोटल कितना हो गया, 10 साल से ज्यादा सेफगार्ड मेजर्स इंपोज नहीं हो सकते हैं। क्लियर, डन। सरकार आइए, ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल बेटा, जिसको ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी भी बोलते हैं, जिसको काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल भी बोलते हैं। अगर मान लो सर कोई गुड्स पर गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम लगा दिया, आपको पता है कस्टम चार्ज क्यों, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, गवर्नमेंट ने कस्टम लगा दिया। अब सर हमने जितना कस्टम लगाया इक्वलाइज करने के लिए, फिर आउट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने वहां के एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए वहां पे कोई स्पेशल सब्सिडी दे दी, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दे दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसे केस में उस फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से वो नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस में गुड्स इंडिया में आ रहा है, हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा भी देंगे तो भी हमारा प्राइस उससे इक्वलाइज ना हो पाएगा हमारे देश में। सर अगर वो सस्ते में इंपोर्ट होगा तो सर इंपोर्टेड गुड्स हम यूज करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट बर्बाद हो जाएगा और अल्टीमेटली आप और हम क्या बन जाएंगे, टेररिस्ट। हाँ है ना भाई, क्लियर। इसलिए टू सेफगार्ड सच मेजर्स, सर गवर्नमेंट ने टू काउंटरलिंक सच सब्सिडाइज आर्टिकल, गवर्नमेंट एक काउंटरलिंक ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल इंपोज कर सकता है। पर सर ध्यान देना, ऐसे केस में काउंटरवेलिंग ड्यूटी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके लगा देगा। पर अगर सर यहां पे क्या लिखा है, सुना बात को ध्यान से, अगर मान लो यूरोप से कोई गुड्स आ रहा है या मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री से, जैसे सर जापान से कोई गुड्स आ रहा है और उस पर गवर्नमेंट ने सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोज कर दिया, सर एंटी सब्सिडी ड्यूटी इंपोज कर दिया, एक ही नाम है सर, एक ही बात है सर। अब ऐसे केस में वहां के सर वहां से जो इंपोर्ट कर रहा था, वहां से जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा था उसने क्या किया बेटा, ये गुड्स इंपोर्ट तो करी, पर ऐसे केस में सर सॉरी ओके सरकार सुनना बात को वापस से ध्यान से, अगर आपने कोई गुड्स जापान से इंपोर्ट करी और उस पे एंटी सब्सिडी ड्यूटी या सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लग गई है, पर सर यहाँ का इंपोर्टर इतना होशियार कि उसने क्या किया, जापान से मंगाया एक बार सर
नेपाल, और नेपाल से फिर इंपोर्ट कर लिया, मतलब उसने कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर लिया, या गुड्स का कंपोजिशन चेंज कर लिया, या गुड्स को अनअसेंबल डिसअसेंबल फॉर्म में इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे लाके असेंबल कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्या, सर्कमवेंशन ऑफ ड्यूटी। क्लियर? तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट जैसे ही नोटिस में आता है तो गवर्नमेंट एंटी सर्कमवेंशन मेजर लगा सकती है इन रेस्पेक्ट ऑफ काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। और ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट को ये पकड़ में आ गया, गवर्नमेंट को पता पड़ गया, गवर्नमेंट को किसी ने शिकायत करी और गवर्नमेंट को ये जस्टिफाई हो गया कि सर यहाँ पे वो इस तरह का सर्कमवेंशन कर रहा है, मतलब टू सर अवॉइड दिस काइंड ऑफ ड्यूटी, वो इस तरह के रूट चेंज करके, गुड्स का कंपोजिशन चेंज करके, गुड्स का असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग करके, या गुड्स का रूट चेंज करके, कहीं कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके गुड्स को मंगा रहा है, तो ऐसे केस में भी हम काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा देंगे, दिमाग खराब मत करना। एंड दिस ड्यूटी कैन बी चार्ज फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्टिव डेट आल्सो, बट नॉट beyond the date from the date when this notification was published, when this government ने notification में जब not earlier than the date of initiation of inquiry in this act, in this provision, मतलब जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगा सकती है, बट रेट्रोस्पेक्टिव डेट कैन नॉट बी बियॉन्ड द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अंडर दिस प्रोविजन। बेटा क्लियर? जिस दिन से इंक्वायरी शुरू हुई थी उस दिन या उसके बाद वाले डेट से गवर्नमेंट एंटी सर्कमवेंशन मेजर लगा सकती है बच्चों। क्लियर? डन। अब सर ना गवर्नमेंट अगर एक बार ही ड्यूटी लगा दिया तो दिस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 5 years, फर्दर 5 year का एक्सटेंशन और मिल सकता है, जैसे हमने पिछले सेक्शन पढ़ा था क्या 4+6 था, यहाँ पे 5+5 years है। एंड सर जानना ना गवर्नमेंट एक बार क्या करेगी, प्रोविजनल काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा देगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू है बेटा। ओके सर, पर यहाँ पे 200 दिन का कोई लिमिट नहीं दे रखा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम एक रेट्रोस्पेक्ट डेट से भी इस ड्यूटी को लगा सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। बेटा मतलब काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगाना है, गवर्नमेंट को लेट पता पड़ा तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगा सकती है, बट नॉट बियॉन्ड 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन अंडर दिस नोटिफिकेशन। एंड सर एग्जम्पशन फ्रॉम काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ये हर जगह दे रखा है बेटा, भले आप सेफगार्ड मेजर की बात कर लो, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी की बात कर लो, आगे हम बात करने वाले क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी, वहां पे भी सेम पॉइंट है कि अगर आपने 100% ईओयू हो या आप एसईजेड की यूनिट हो, ऐसे केस में अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी और सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाएंगे अनलेस इट इज मेड स्पेसिफिकली फॉर देम, या फिर इन्होंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, या इन्होंने वो गुड्स से कोई आउटपुट गुड्स बनाया और आउटपुट गुड्स बना के डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में अब हम ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी या काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा देंगे बच्चों। क्लियर? डन। सरकार आइए, एंटी डंपिंग ड्यूटी, डम्प्ड प्राइस पे गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, मतलब मान लो कोई गुड्स का नॉर्मल प्राइस कितना 1000 का और आउट ऑफ इंडिया से वही गुड्स जो नॉर्मली इंपोर्ट होता है 800 में, अब आपने वही गुड्स इंपोर्ट के लिए कितने में 500 में बेटा। मतलब अगर कोई किसी कंट्री में ओवर प्रोडक्शन हो गया है या किसी कारण से डंप हो गया गुड्स और वहां से सर बिलो द नॉर्मल प्राइस गुड्स आ रहा तो उसको बोलते हैं डम्प्ड प्राइस पे गुड्स इंपोर्ट होना, और यहां से सर इतना सस्ते में अगर गुड्स इंडिया में आ जाएगा तो हिंदुस्तान में डंपिंग हो जाएगी। भाई हमारे देश के लोग क्या बन जाएंगे अल्टीमेटली? टेररिस्ट। इसलिए सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए टू प्रिवेंट सच अ सिचुएशन गवर्नमेंट चाहे तो क्या लगा सकती है इमीडिएटली, सर जैसे ही गवर्नमेंट को खबर मिलती है इमीडिएटली बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट एक एडिशनल ड्यूटी लगा देगी जिसका नाम क्या होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब सवाल आता है क्या सर नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस में गुड्स आ रहा है आउट ऑफ इंडिया से ड्यू टू डंपिंग आउटसाइड इंडिया, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है गवर्नमेंट, पर कितना सर एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना होगा बेटा? सर नॉर्मल प्राइस और डंप्ड प्राइस में जो डिफरेंस है उतना, मतलब सर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको बेटा? एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन। ध्यान देना बेटा सर, अच्छा पॉइंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी कभी बनता है इसका, वैल्यूएशन चैप्टर में इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे बेटा आपको। सर इंजरी मार्जिन या डंपिंग मार्जिन, इंजरी मार्जिन या डंपिंग मार्जिन विचएवर इज लोअर जो होगा उतना लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब आप कहेंगे डंपिंग मार्जिन क्या होता है? डंपिंग मार्जिन मतलब सर जिस प्राइस में नॉर्मली गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है, मान लो 800 रुपए में गुड्स इंडिया में नॉर्मली इंपोर्ट होता है, अभी कितने में इंपोर्ट हो रहा है बेटा? 800 में, 500 में बेटा। तो सर नॉर्मल प्राइस कितना है? 800, और वही गुड्स अभी कितने में आ रहा है बेटा? 500 में, तो डंपिंग मार्जिन कितना हो गया बेटा? 300, मतलब नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, सर 300 इज द डंपिंग मार्जिन। अब सर इंजरी मार्जिन क्या होता है? सर डोमेस्टिक मार्केट में जो वो गुड्स लोकल मार्केट में सेल होता है, नॉन इंजरीज प्राइस इसको बोलते हैं बेटा, फेयर सेलिंग प्राइस। देयर कैन बी ओनली सिंगल नॉन इंजरीज प्राइस फॉर एनी ऑफ द गुड्स। रिलायंस इंडस्ट्री का जजमेंट था बेटा ये। अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस है फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे गुड्स आपने इंपोर्ट किया प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा। सर बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस असेस्ड वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट सीवीडी एसएडी एंड स्पेशल ड्यूटीज बेटा। मतलब सर 3739 और सेक्शन नंबर 3 में जो लग रहा है उसको हटा दो, बाकी सारी सर बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं क्या? लैंडेड वैल्यू। ध्यान देना इसका न्यूमेरिकल दे रखा है मैंने क्वेश्चन के बुक के अंदर, एग्जाम में भी आया हुआ बेटा ये। ओके सर आई रिपीट, वैल्यूएशन चैप्टर में मिलेगा आपको ये। अच्छा सर किस प्राइस पे? फेयर सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। आई रिपीट, फेयर सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स मतलब नॉन इंजरीज प्राइस। मतलब अगर डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बिकता तो कितने बिकता? मान लो ₹65 पर यूनिट में, जो इंपोर्ट हुआ है
उसमें कस्टम ड्यूटी ऐड कर दीजिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सर अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एक्सेप्ट 3739 और स्पेशल ड्यूटीज। सर ये आपने ऐड किया तो ऐसे केस में जो वैल्यू आएगी वो है लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू जो आई है एक्चुअल इंपोर्ट प्लस कस्टम्स, क्लियर, उसको कंपेयर करेंगे डोमेस्टिक मार्केट की फेयर सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इंजरी मार्जिन। सर अब इंजरी मार्जिन और डंपिंग मार्जिन विचएवर इज लोअर, इतना मैक्सिमम एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकता है। अच्छा अगेन सेम पॉइंट, एंटी सर्कमवेंशन मेजर जो हमने यहां पढ़ा कि सर आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर लिया या गुड्स का डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, गुड्स का कंपोजिशन चेंज कर लिया है, गुड्स का सर आपने असेंबलिंग डिसअसेंबल करके गुड्स को भेज दिया पे, तो ऐसे केस में हम एंटी सर्कमवेंशन मेजर लगा के ऐसी गुड्स पे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। पर सर दिस ड्यूटी कैन बी इंपोज्ड कब से बेटा, जिस दिन से इंक्वायरी शुरू करी वहां से हम रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगा सकते हैं बेटा, क्लियर, डन। सर एक बात और, एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए प्रोविजन सेम है, कौन से प्रोविजन सर, दिस ड्यूटी कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 5 years प्लस 5 years, क्लियर, प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है बेटा, एंड रेट्रोस्पेक्टिवली ये चार्ज हो सकता है बट नॉट बियॉन्ड 90 days। ये यहाँ पे प्रोविजंस एब्सोल्युटली सेम है। आइए सरकार, सर ये अगेन ये पॉइंट वापस से सेम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 100% ईओयू या एसईजेड यूनिट ने गुड्स इंपोर्ट किया तो एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी या ड्यूटी काउंटर बिलिंग ड्यूटी या आपका सर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल वाला गुड्स एंड सेफगार्ड मेजर चार्ज नहीं होते हैं अनलेस इन्होंने गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया हो या उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया हो या इनके लिए स्पेसिफिकली ड्यूटी लगाई, बात अलग है सर, क्लियर। एक लास्ट में बताया सर, क्या अगर आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गया और बाद में आपने प्रूव कर दिया कि साहब आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, आपने डम्प्ड मार्जिन पे गुड्स मंगाया नहीं था या एक्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई या सर एंटी डंपिंग लगना ही नहीं चाहिए और लग गया और ऐसे केस में आप केस जीत गए अगर, तो ऐसे केस में जिस पोर्ट से आपने इंपोर्ट किया उस पोर्ट के एसीडीसी को आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन या जजमेंट। सर और अगर डेफिशिएंट एप्लीकेशन हुई तो विदिन 1 month आपको रिटर्न की जाएगी वो एप्लीकेशन, एंड सर आप डेफिशिएंसी फुलफिल करके उसको रीसबमिट करेंगे, रीसबमिट करना पड़ेगा विद इन 1 month ऑफ रिसीट ऑफ द रिटर्न डेफिशिएंट आइटम, डेफिशिएंट जो एप्लीकेशन है उसको आप रीसबमिट करेंगे विद इन 1 month। अब सर आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई है सबमिट ये माना जाएगा और अगर आप रिफंड के एलिजिबल तो आपको रिफंड मिल जाएगा विद इन 90 days, नहीं तो सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्लियर, डन। एक और मस्त पॉइंट ऐड हुआ था सर, एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू इन केस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर बिलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी, मान लो सर कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है या ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी मतलब काउंटर बिलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लगाया है, पर सर उस कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट ने क्या किया या वहां के एक्सपोर्टर ने क्या किया, सर अपने प्राइस को और कम करने के लिए अपनी सेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना प्राइस और फर्दर कम कर दिया, सो दैट हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है या हमने जो काउंटर बिलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लगाया है उसका इफेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब उसका कोई इफेक्ट रहे ही नहीं और अल्टीमेटली वहां से कम प्राइस में सस्ते में गुड्स इंडिया में आता जाए। तो सरकार गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारा भी दिमाग खराब मत करना, ऐसे केस में सर हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, सर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो हमारी गवर्नमेंट की है वो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन, बेटा जो कंट्री से गुड्स आ रहा है उसको नोटिफाई करेंगे और ऐसे केस में हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है या ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी जो हमने लगाया है साहब उसको रिवाइज किया जाएगा, सो दैट हम उन्होंने जो प्राइस फर्दर रिड्यूस किया है हम उतना एक्स्ट्रा एंटी डंपिंग ड्यूटी या ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगा पाए, सो दैट हमारी गुड्स का प्राइस और उनकी गुड्स का प्राइस इक्वलाइज हो पाए, हमारा देश बर्बाद ना हो और हमारी प्राइसिंग उनकी प्राइस को कॉम्पीट कर पाए, बेटा क्लियर, डन। सरकार आइए सर, सर्कमस्टेंसेस वेयर एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन नॉट बी लेविड। फर्स्ट सर एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी कैन नॉट बी लेविड टुगेदर, ये दोनों साथ में नहीं लगेगी, या तो डम्प्ड प्राइस होगी या सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स आया होगा, सर दोनों में से एक चार्ज हो सकता है, दोनों चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर कोई कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्री है या ऐसा कोई कंट्री जिसके साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट हो रखा है इंडिया का, तो ऐसे केस में वो वैसे भी डम्प्ड प्राइस या सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स नहीं बेचता है, इसलिए हम वहाँ पे एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी नहीं लगाएंगे अनलेस सर ये डिटरमाइन हो गया कि नहीं उसने इस तरह की गुड्स भेजी है यहाँ पे, तो बात अलग होगी। नेक्स्ट सर, अगर वो कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रूव कर दे, कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रूव कर दे कि साहब ये गुड्स अगर हमारे देश में बिकती तो भी हम उनको ये बेनिफिट देते, जैसे वहां के टैक्सेस एग्जम्प्ट है बेटा, वही टैक्स हमने एक्सपोर्ट पे भी एग्जाम किए तो हमने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया है। सर कंट्री ऑफ ओरिजिन या एक्सपोर्टेशन ये प्रूव कर दे कि साहब हमने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया है, अगर ये गुड्स हमारी कंट्री के लिए भी कंजम्पशन के लिए बनी होती तो भी सेम बेनिफिट मिलता, हमने कोई अलग से बेनिफिट एक्सपोर्ट के लिए नहीं दिया है। प्लस सर कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज है सर जहां से गुड्स इंपोर्ट अगर हो रहा है सर वहां पे कभी भी एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी नहीं लगाएंगे अनलेस
ये फाइंडिंग हुआ, ये पता पड़ा कि वहां से डम्प्ड प्राइस पे या सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स आया है, तो बात अलग होगी सर। देन सर गवर्नमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री से हमें अंडरटेकिंग आ गया है कि हमने सब्सिडी दी थी पर हमारी सब्सिडी हम वापस हटा रहे हैं, प्राइस रिवाइज हो रहा है, आप एंटी सब्सिडी मत लगाइए। देन सर उस एक्सपोर्टर से हमको अंडरटेकिंग मिली है कि साहब मैंने डम्प्ड प्राइस पे गुड्स एक्सपोर्ट किया है, माफी चाहता हूं, गलती हो गई सर, प्लीज हमारी गुड्स पर एंटी डंपिंग मत लगाइए। तो ऐसे केस में हम एंटी डंपिंग नहीं लगाएंगे अगर वो अपनी प्राइस रिवाइज करता है तो बेटा। क्लियर, डन। सर लास्ट पॉइंट है क्या, अपील। सरकार अगर मान लो कभी किसी गुड्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गया है या एंटी सब्सिडी लग गया है, या फिर एंटी डंपिंग लगाने के लिए आपने गवर्नमेंट को बोला था या एंटी सब्सिडी लगाने के लिए गवर्नमेंट को बोला था पर उनका ऑर्डर आया कि नहीं नहीं यहाँ पे तो नहीं लगना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी तो आप अपील फाइल कर सकते हो टू दी सेस्टाट, मतलब कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जाके अपील फाइल कर सकते हो। अगर आपने अपील फाइल करी है, आपकी अगर अपील एक्सेप्ट हो गई है, तो ऐसे केस में दोनों पार्टीज को सुना जाएगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। सर 90 डेज के अंदर सेस्टाट अपना ऑर्डर पास करेगा इंक्लूडिंग एक्सटेंशन अलाउड बाय सॉरी सर 90 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी लगाने का या नहीं लगाने का, उसके 90 डेज में आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। फिर सेस्टाट दोनों पार्टी को हियरिंग का मौका देगा और आफ्टर डिटर्मिनेशन की लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, सेस्टाट अपना ऑर्डर पास करेगा। भारत माता की जय। सर ये मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स दे रखा है सेक्शन 3739 में, किस तरह से कस्टम लगता है यहाँ बात कर ली सर। असेस्ड वैल्यू प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम्स प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये ऐड कर दो, ये सब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 37 एंड 39, उस पे लगेगा 37 और उसी वैल्यू पे लगता है क्या 39, ये हो गया क्या टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। आइए एक लास्ट छोटा सा पॉइंट दे रखा है प्रोजेक्ट इंपोर्ट। अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया तो रेस्पेक्टिव गुड्स की हेडिंग में जाता है, पर आपने पूरा पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया तो उसके लिए अलग से हेडिंग दिए, हेडिंग नंबर 9801। क्लियर। कस्टम टैरिफ के अंदर इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट, इरिगेशन प्लांट, सर पावर, माइनिंग प्रोजेक्ट, ऑयल एंड अदर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड एनी अदर नोटिफाइड प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ये सब इसमें कवर होते हैं। देयर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर दिस पर्पस। 1 करोड़ का हो 100 करोड़ का हो, ऐसा कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं दे रखा है यहाँ पे। सर प्रोजेक्ट इंपोर्ट में अगर आपने प्रोजेक्ट इंपोर्ट अगर आपने इंपोर्ट किया है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया है, तो ऐसे केस में प्रोजेक्ट इंपोर्ट का अलग से जो हेडिंग दे रखा है 901, इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए, प्रोजेक्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, सो दैट इंडिया के अंदर इंडस्ट्री आ रही है भाई, देश का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसके लिए कंसेशन रेट पे कस्टम लगा रखा है। इसलिए सर नए प्रोजेक्ट तो इसमें एलिजिबल है ही है। अगर आप एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रहे हो, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन मतलब जहां कैपेसिटी मोर देन 25% बढ़ रही है आपके प्लांट की, तो उसको भी बोलेंगे क्या प्रोजेक्ट इंपोर्ट, और प्रोजेक्ट इंपोर्ट में क्लासिफाई करके कंसेशन रेट जो दे रखा है उस रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए उस रेट से कस्टम लगेगा। प्लस साथ में अगर आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट करने हैं तो स्पेयर पार्ट्स which are essential for maintenance of the plant or project are eligible but only up to 10% of the value of the goods and can be imported under project import at the concession rate. क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 25, ये जो चैप्टर था कस्टम्स का, ये भी खत्म होता है। अब आई होप रिवीजन चल रहा है, माहौल के साथ पढ़ाई हो रही है एंड सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सर बस ध्यान रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आपके पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट अगर आपको दिखाना है, अगर आपको खुद को फील करना है कि यस मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ किया है, तो यही वो वक्त है जब अपना पूरा दम आप लगा सकते हो। एंड वी विल फील प्राउड जिस दिन आपके रैंक आएंगे, जिस दिन आप पास होंगे, जिस दिन आप अपनी मेहनत करेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, हम बहुत खुश होंगे। ऑल द बेस्ट, लगा दीजिए अपना पूरा दम, माहौल बनाइए एंड खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपोर्टेंट। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, बाय बाय।